हेलो दोस्तों। आज से हम लोग झारखंड का प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने झारखंड के भूगोल को पूरा कंप्लीट किया है इससे पहले। और इससे पहले हम लोगों ने रिसेंट में मतलब जो आधुनिक झारखंड का इतिहास था उसे हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो हमने जैसे आप लोगों को बताया था कि झारखंड निर्माण की पूरी प्रक्रिया को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे। तो आइए आज की क्लास में हम लोग झारखंड का प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं। शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है। ये देखिए हम लोग क्लास नंबर 8वां है। इससे पहले की जो 7 क्लास हुई है ये आपका आधुनिक झारखंड से रिलेटेड है, और एक क्लास उसमें से आप लोगों का होगा, एक या 2 क्लास आप बोल सकते हैं, एक ही क्लास है दरअसल उसमें। और लास्ट के जो एक क्लास का है मतलब छठी और 7वीं क्लास में आप लोगों के लिए झारखंड निर्माण को पढ़ाया गया था, ठीक है। और हम लोग आज की क्लास में देखते हैं हम लोग प्राचीन झारखंड का इतिहास को। आइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए झारखंड का इतिहास जो है इसमें हम पहले आपको बता देते हैं। देखिए हम लोगों ने अभी जनजाति को नहीं पढ़ा है और ना ही हमने आपको बताया है। तो जनजाति को दो श्रेणी में बांटा गया है झारखंड के जनजाति को, एक आदिम जनजाति और एक प्रमुख जनजाति। आज पहले तो टोटल 33 जनजाति है। जनजातियों की संख्या कितनी है? 33 है। ये मैं जो डाटा दे रहा हूँ ये 2024 के आंकड़ों के अनुसार है। अगर बाद में ये बढ़ती है तो आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जिसमें से 8 जनजाति जो है ये आदिम जनजाति है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए 8 जनजाति आदिम है, मतलब कि जो झारखंड में बहुत अतीत काल से रहे हैं। और उसके बाद प्रमुख जनजाति है, 25 प्रमुख जनजाति है, ठीक है। 25 प्रमुख जनजाति है। प्रमुख जनजाति की संख्या कितनी है? 25 है। 25 प्रमुख जनजाति हैं और 8 आदिम जनजाति हैं। तो देखिए होता क्या है ना, हम लोगों को ये प्रक्रिया को पढ़ने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलना पड़ेगा, ठीक है। झारखंड में जैसे जो मुंडा जो है, ये मुंडा झारखंड के मूल निवासी नहीं रहते हैं, ठीक है। मुंडा जो है ये मूल निवासी नहीं है। 600 BC में मुंडाओं का आगमन होता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 600 BC में मुंडा का आगमन, ठीक है। देखिए जो 600 BC होता है ना, 600 BC का जो डेट है उस समय मुंडाओं का आगमन होता है। और जब मुंडाओं का आगमन होता है तो ये लोग झारखंड में जो पहले से रह रहे जनजाति जैसे असुर, बिरजिया, बिरहोर, इन सबों को ये संघर्ष में हराते हैं। अपने युद्धों में इन सबों को ये हराते हैं। मुंडा के द्वारा सभी जनजातियां जो यहाँ की रहती है उनको हराया जाता है। और उसके बाद मुंडा जनजातियों के द्वारा मतलब मुंडा जनजाति के द्वारा फिर यहाँ पर राजवंश की स्थापना की जाती है, ठीक है। उसके बाद राज्य निर्माण की प्रक्रिया की जाती है। तो मुंडाओं के द्वारा ही झारखंड में जो राज्य निर्माण की जो प्रक्रिया है ये मुंडाओं के द्वारा ही किया जाता है ना। झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया मुंडाओं के द्वारा किया गया है। देखिए अब बोलिए कि युद्ध जो हुआ है, युद्ध का वर्णन सीसी बोंगा एक पुस्तक है, उसमें बताया गया है कि किस तरह से सिंह बोंगा के द्वारा असुरों को हराया गया था। इसका वर्णन सीसी बोंगा नामक पुस्तक में मिलती है, ठीक है। और देखिए एक प्रश्न यहाँ से और भी बन रहा है कि जो हमने डेट BC लिखा है इसके बारे में, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि एक हम स्केल का पैमाना आपके लिए कर दे रहे हैं। उससे क्या होगा आप समझ पाइएगा कि क्या हम कहना चाह रहे हैं थोड़ा सा डेट को लेकर, क्योंकि अब के सारे डेट BC में आएंगे, फिर AD बहुत बहुत आगे आएगा। देखिए आप एक स्केल को लेकर समझिए, ठीक है। यहाँ पे आप कीजिए 0, यहाँ पे ईसा का जन्म हुआ, ठीक है। ये 0 में जो है ना ये ईसा का जन्म हुआ, और यहाँ से प्लस बढ़ना शुरू हुआ, यहाँ से माइनस चलना शुरू हुआ। तो देखिए क्या हुआ ना, यहाँ जो ईसा का जन्म जब हुआ तो वहां से AD माना जाएगा। इधर हम AD लिख देते हैं और यहाँ पे BC, बिफोर क्राइस्ट, और उसके बाद AD, ठीक है। देखिए क्या होता है ना, अगर आपको कोई भी बोलता है कि 20 ईसा पूर्व, यानी कि वो डेट यहाँ पे है -20 है। कोई भी बोलेगा ईसा पूर्व मतलब आप समझिए माइनस है, ठीक है। यानी कि अभी जो हमने लिखा है 600 BC, ये डेट कहीं ना कहीं 600 यहाँ पे -600 है। और आज का जो डेट है आपका कितना है, तो अभी 2024 चल रही है। अगर आप राउंड फिगर भी लेके चलिए तो ये 2400 साल पुरानी घटना है। मतलब 2024 है तो आप 24 को हटा दीजिए तो 2000 साल हो गई, ठीक है। 24 को पहले आप हटाइए तो 2000 हो गए। अब 2000 में 600 को जोड़िएगा तो कितना हो गया? 2000 यानी 2600 ईस्वी, मतलब 2600 साल बीत गए हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि आपका माइनस हो रहा है, ठीक है, मतलब नेगेटिव डेट है। आप समझिए इस तरह से कि यहाँ पे ईसा का जन्म है, इसके ऊपर का AD चल रहा है, इसके नीचे का BC चल रहा है। अगर आप नीचे से ईयर को काउंटिंग करना शुरू करते हैं
तो 1 2 3 4 5 इस तरह से आइएगा, पहले माइनस होगा आप खत्म कीजिएगा, फिर आप प्लस में बढ़िएगा। इसमें आपको मैथ का वो फॉर्मूला नहीं अपनाना है कि माइनस प्लस माइनस होता है, नहीं, यहाँ पे दोनों जुट जाता है, बीसी और एडी दोनों जुटेगा, तब आपको एग्जैक्ट डाटा पता चलेगा। जैसे कि अगर कोई बोलेगा आपसे कि 600 बीसी आज के वर्तमान समय से कितना साल पुराना है, तो आप पहले 2024 को जोड़िएगा, फिर 600 को जोड़िएगा। इस तरह से आप निकालिएगा कि नहीं, आज का जो डेट है ये आपका 2624 साल पुराना है, ये वाला डेट, इस तरह से आप निकालिएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा भी हम इसमें डेमो दिए हैं, आगे चल के जब इतिहास में पढ़ाएंगे तो आपको सारा संवत भी बताएंगे, शक संवत, विक्रम संवत क्या क्या होते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे आगे चल के, है ना। तो फिलहाल इस बात को हम अभी यहीं पर रखते हैं। और बीसी और एडी में हमें पता है, हम थोड़ा सा समझ सकते हैं कि आप लोगों को दिक्कत होगी, लेकिन इतने से आपको डाउट क्लियर जरूर हुआ होगा कि हाँ इस तरह से डेट का काउंटिंग किया था। आप सीधा समझिए, बीसी का मतलब है ईसा के जन्म से पहले की घटना है, जो घटना घटी है ईसा के जन्म से पहले की घटना है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग सीधा किसी समय को बिना बर्बाद करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जितना समझाना था हमने आपको समझा दिया कि आदिम जनजातियां यहाँ पे असुर थे, असुर, बिरजिया, बिरहोर, इन लोगों को आकर मुंडा के द्वारा हराया जाता है और यहाँ पे नागवंश की स्थापना की जाती है। तो हम लोग देखिए, प्राचीन जो राजवंश है यहाँ पे, ये मुंडा राज था यहाँ पे। ठीक है, और इसी में जो होता है सर्वप्रथम राज्य निर्माण की जो प्रक्रिया है, इसे ऋषा मुंडा को दिया जाता है। सर्वप्रथम राज्य निर्माण का जो श्रेय है, झारखंड में राज्य निर्माण का श्रेय मुंडाओं के द्वारा किया जाता है। मुंडाओं में किनका नाम आता है, तो ऋषा मुंडा का। हमने ये देखिए यहाँ पे ऋषा और मुंडा, ये देखिए ये जो ऋषा है, ना, आपको कहीं और जगह पे इस तरह से लिखा हुआ भी आएगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये दरअसल वही ऋषा लिखा गया है, ऋषा मुंडा के द्वारा राज्य निर्माण की मतलब राज्य की स्थापना की जाती है। और ये अपने राज्य का नाम सुतिया नागखंड रखते हैं। ये देखिए, राज्य का नाम सुतिया नागखंड और राजधानी सुतियांबे। ये देखिए, हमने शायद इनकी राजधानी को कहाँ पे लिखा है, अगर नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, सुतिया नागखंड, ये राज्य का नाम रखते हैं क्या, सुतिया नागखंड। ठीक है, और सुतियांबे अभी नहीं आएगा, वो बाद में आएगा। देखिए, सुतिया नागखंड, ये अपने राज्य का नाम रखते हैं सुतिया नागखंड, और इसी का अपभ्रंश होकर छोटा नागपुर पड़ता है। हमारा जो प्रदेश का नाम है ये छोटा नागपुर। ठीक है, इन राजाओं का जो नाम था ये च्युत नागवंश बुलाया जाता था। तो इसी के नाम से दरअसल पड़ता है क्या, हमारा छोटा नागपुर। वही जो वर्ड है ये अपभ्रंश होकर टूटते टूटते छोटा नागपुर पड़ता है। ठीक है, और उसी के नाम पे फिर छोटा नाग, जब पठार का खोज हुआ तो छोटा नागपुर पठार का बात आया, है ना। अब देखिए, यहाँ तक की बात हो गई है ना। सुतिया नागखंड के द्वारा, नागखंड यहाँ पे मतलब राज्य का नाम रखा गया सुतिया नागखंड, और राजा कहलाए सुतिया पाहन। ये देखिए, सुतिया पाहन कौन थे, तो इनके राजा का नाम था क्या, सुतिया पाहन। जो नागवंशी राजा थे, इनके नाम मुंडा राजा थे, इनका नाम क्या हुआ, सुतिया पाहन रखा गया। उसके बाद देखिए क्या होता है, ये जो है ऋषा मुंडा अपने राज्य को 7 गढ़ में, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितना, 7 गढ़ और 21 परगना में विभाजित करते हैं। कितने परगना, 21 परगना और 7 गढ़ों में विभाजित करते हैं। आप गढ़ों के नाम लिख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, जिसमें से लोहागढ़ यानी लोहरदग्गा, आप नंबर वाइज दे देकर लिखते जाइए। पहला लोहागढ़, हम यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा। आदिम जनजातियों के बारे में आप लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिखे तो वीडियो को पीछे करके आप लिख लीजिएगा। 13 मतलब टोटल 33 जनजाति, जिसमें से 8 जनजाति आदिम और 25 प्रमुख जनजाति। अब हम इसे मिटा देते हैं और हम यहाँ पे एक एक करके आपके लिए शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, परगना के नाम देखिए पूछे नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप लिख लीजिए, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। लेकिन आपको इतना याद रखना, कितने परगना, तो 7 परगना, जिसमें से पहला लोहागढ़। लोहागढ़ का मतलब हो गया आपका लोहरदग्गा का क्षेत्र। ठीक है, लोहागढ़, पालूमगढ़ मतलब पलामू। ठीक है, और इसी तरह से तीसरा नंबर में आपका, देखिए जगह ही नहीं बन पा रहा, आप ऐसा कीजिए, तीसरा लिखिए, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा सिंहगढ़ मतलब सिंहभूम का क्षेत्र। चौथा में सरगुजागढ़ यानी सरगुजा का क्षेत्र। मानगढ़ धनबाद का क्षेत्र। पांचवा में छठा केसल जो कि केसल का क्षेत्र है, केसलगढ़ का। और सातवां हजारीबाग, जो कि हजारीबाग ही है। ठीक है, ये 7 गढ़ों में ये विभाजित करते हैं। कितने गढ़, 7 गढ़ और 21 परगना में। आप इनके नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नाम याद रख लीजिए, बहुत है आपके लिए। और नहीं तो फिर आपको 7 गढ़ों में विभाजित किया गया था, ये जरूर याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होता है ना, देखिए इनके जो पुत्र हुए ऋषा मुंडा के, इनके पुत्र का नाम था मदरा मुंडा। तो मदरा मुंडा जो रहते हैं, ये मतलब मुंडाओं के अंतिम राजा है। कौन, मदरा मुंडा के साथ होता क्या है ना कि इनकी अपनी कोई संतान नहीं रहते हैं मदरा मुंडा का।
तो मदरा मुंडा फनी मुकुट राय को गोद ले लेते हैं, ठीक है, और गोद ले लेते हैं। और वही जब बड़ा होते हैं 19 वर्ष की अवस्था में 64 साल के रहते हैं, ये मैं लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। इसी के क्रम में जैसे कि इनके जो राजवंश थे उनके क्रम बढ़ते जाते हैं। उसके बाद फिर एक समय आता है मदरा मुंडा का। मदरा मुंडा के साथ क्या होता है कि उनके अपने संतान ले लेते हैं, तो वो फनी मुकुट राय को गोद लेते हैं। हमने यहाँ पे नाम लिख दिया है, फनी मुकुट राय को गोद लेते हैं। और फनी मुकुट राय के द्वारा ही नागवंश की स्थापना की जाती है। और ये कब करते हैं, तो 64 AD में करते हैं, मतलब 64 ईस्वी में, 64वीं ईस्वी में, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, हम अभी बता दे रहे कि आपसे पूछा नहीं जाएगा। 64वीं ईस्वी में क्या करते हैं कि ये जो फनी मुकुट राय हैं इनके द्वारा ही यहाँ पर नागवंश की स्थापना की जाती है। और अब बात आता है कि आखिर इसका सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स है कुर्की नामा। कुर्की नामा में दरअसल नागवंशियों के पूरे वंशावली को बनाया गया है। और इसी में दर्पनाथ शाह के समय में जब इसे लिखा गया था, तब वो बोलते हैं कि मैं 57वां हूँ, मतलब जो दर्पनाथ जो थे वो मतलब ये 57वां स्थान रहता है, दर्पनाथ का 57 रहता है, ठीक है। और इसी तरह से हम आपको बताएंगे अंतिम राजा का नाम हमने लिखा हुआ चिंतामणि, जो कि 62वें राजा थे। इसी क्रम में, मतलब पीढ़ी के क्रम में वो 62वें नंबर चिंतामणि आते हैं, 57वें में आते हैं कौन, दर्पनाथ सहदेव आते हैं। और फिर 64वीं एडी में फनी मुकुट राय के द्वारा नागवंश की स्थापना की जाती है। तो ये चीजों को आप याद रखिए, आगे ये सारी चीज आती रहेगी। देखिए फनी मुकुट राय के द्वारा नागवंश की स्थापना की जाती है, और इसे ही आदि पुरुष कहा जाता है। आदि पुरुष किसे कहा जाता है, फनी मुकुट राय को। और मुंडा राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, ऋषा मुंडा से। यहाँ से अगर एक ही प्रश्न बनता है क्या कि मुंडा राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो ऋषा मुंडा के द्वारा। मैं आप लोगों को ज्योग्राफी में बताता चला था, जहां जहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते थे, और यहाँ पे भी मैं बताता चलूंगा, ठीक है। और इसी तरह से नागवंश की स्थापना फनी मुकुट राय के द्वारा, इन्हें आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, अब आगे की अगर बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 66 परगनों में विभाजित किया अपने जो राज्य थे उसको, मतलब विभाजित किए प्रशासनिक दृष्टिकोण से, कितने 66 परगनों में विभाजित किए, और राजधानी सुतियांबे बनाया। ये जो इनका जो राज्य था सुतिया, इसकी राजधानी सुतियांबे को बनाया, ठीक है। हमने देखिए यहाँ पे लिखा है राजधानियों के नाम, इनके द्वारा जो परिवर्तन किए गए थे, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसके बारे में हमने यहाँ पे सारा डिटेल लिख दिया है। हम अभी एक एक करके आपको बताएंगे, उसकी इंपॉर्टेंस को भी बताते चलेंगे, ठीक है। और देखिए अंतिम राजवंश जो राजा रहता है ना, अंतिम नागवंशी राजा, ये रहता है चिंतामणि सहदेव। ये 62वें नंबर के हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं 62वां नंबर। जो चिंतामणि सहदेव है ये 62वें नंबर के राजा हैं, और ये अंतिम राजा रहते हैं किनके, नागवंशियों के, ठीक है। 57वां हमने बताया था कौन सा, दर्पनाथ सहदेव। आपको याद नहीं रखना है, लेकिन हाँ इसके वंशावली किसमें किया गया, 2-3 पुस्तकें हैं। ये एक लिखा गया है उनके द्वारा, मुझे राइटर के नाम याद नहीं रही, एक है उन्हीं में लिखा गया नागवंशावली, उसमें भी बताया गया है। और फिर इसी तरह से कुर्की नामा में भी बताया गया है कि इनके इतने राजा बने थे, ठीक है। अब देखिए नागवंशियों के द्वारा जो किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे, जो इन्होंने विकास के झारखंड के डेवलपमेंट में काम किए थे, यानी विकास के लिए काम किए थे। तो इनके द्वारा जो किए गए काम थे, पहला भीमकर्ण के द्वारा, जो राजा भीमकर्ण थे उनके द्वारा भीम सागर का निर्माण किया जाता है, ठीक है। भीम सागर का निर्माण किया जाता है, आपके लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। और फिर एनिसा जो है, एनिसा के द्वारा जगन्नाथ मंदिर जो है, रांची स्थित जो जगन्नाथ मंदिर, वहाँ पे जगन्नाथ मेला भी लगता है रजदूतिया के दिन में, जिसे हम लोग बोलते हैं रजदूतिया। उस दिन वहाँ पे बहुत बड़ा मेला भी लगता है, रथ यात्रा भी निकाली जाती है, वो दरअसल यही मंदिर में निकाली जाती है। और इसका निर्माण एनी शाह के द्वारा किया था। और इसी मंदिर को लेकर और एनी शाह के राजा को लेकर बहुत सारे मतलब जो नागपुरी गायक है, इन लोगों ने मतलब कविताएं भी लिखी हैं कि किस तरह से जमीन को कोड़ा गया था। एक कविता है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, और उनके द्वारा बताया गया था कि यहाँ पे जब मतलब जमीन को कोड़ी गई, तो उसके बाद क्या होता है कि जब नीचे जगन्नाथ जी की मूर्ति रहती है, और वहाँ पे जैसे ही पत्थर मारा जाता है, तो अचानक से पूरा उजाला हो जाता है चारों तरफ। और फिर जब नीचे उतर के लोग देखते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ पे एक मूर्ति है, और वहीं पर फिर इनके द्वारा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया जाता है। तो ये सब उन पर कहावतें हैं, मतलब कहानियाँ बनी हैं, लोकोक्तियाँ बनी हैं, इसी बातों को लेकर बहुत सारे लोक कथाएं भी बनी, भी चर्चित है कि किस तरह से आखिर वहाँ पे मूर्तियाँ निकली और वहाँ पे मंदिर का निर्माण किया गया। अब फिर देखिए नवरत्नगढ़ का जो किला है, नवरत्नगढ़ का किला का निर्माण किसके द्वारा, दुर्जन शाह के द्वारा। और ये कहाँ पे है, दोईसा में। हमने आपको बताया था दोईसा के बारे में, पालकोट के बारे में कुछ हमने बताया था आपको, इतिहास भूगोल में भी थोड़ा सा चीज़ों को रिवाइंड कीजिए। नवरत्नगढ़ का किला किसके द्वारा,
तो देखिए, जो नवरत्नगढ़ का किला है राजा दुर्जन शाह के द्वारा दोईसागढ़ में बनाया जाता है। ठीक है, इससे आपको यही इंपॉर्टेंट है कि इस किले का निर्माण, नवरत्नगढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा, तो दुर्जन शाह के द्वारा। ये दोईसा में है। ठीक है, यहाँ से भी आपको फिलहाल इतना ही इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद देखिए, जो औरंगजेब के जो समकालीन राजा थे इनके बारे में पूछा गया, तो रघुनाथ राय शाह रहते हैं, रघुनाथ शाह। ज्यादा आपको इतिहास में जानने की आवश्यकता नहीं, इन सभी चीजों से शायद ही बहुत कम प्रश्न आते हैं, और ज्यादातर जो प्रश्न है वो इनकी राजधानियों से आ जाते हैं। मैं जो बातें हैं मैं खुल के रख देता हूँ आप लोगों के सामने। ज्यादा जो प्रश्न है झारखंड में वो ज्योग्राफी से पूछा जाता है। ज्योग्राफी अगर जितना हमने आपको बताया है, मुझे पता है कि अगर 40 प्रश्न आने हैं तो उसमें से जितना मैं आपको बताया हूँ ज्योग्राफी में, उसी टॉपिक से और उतने ही क्लास में आपका लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आ जाना चाहिए। जहां तक मैं समझ रहा हूँ 10 से 12 क्वेश्चन आपको उतने ही में मिल जाएंगे। और देखिए, इतिहास में आता भी है कुछ क्वेश्चन, तो वो आपको झारखंड निर्माण आंदोलन से आते हैं, और फिर आपको 1857 की क्रांति, बड़े बड़ी चीजों से आती है प्रश्न। और इन सभी जैसे राजवंशों में है तो एक आध प्रश्न शायद कहीं कहीं आ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इन सभी चीजों में इसी इतिहास को इसीलिए हमने पीछे लेकर आया था आपके लिए, बहुत पीछे इतिहास को लाया। और देखिए, औरंगजेब के बारे में सिर्फ आपको इतना याद रखना क्या, रघुनाथ शाह औरंगजेब के समकालीन था, और ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं, और ज्यादा पूछा भी नहीं जाता है। इसी तरह से दुर्जन शाह के बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना है क्या, दुर्जन शाह के बारे में हमने आपको बताया दोईसा में इन्होंने अपनी दुर्जन शाह के बारे में बताया क्या, दोईसा में इन्होंने अपनी किला, नवरत्नगढ़ का किला बनाते हैं जो पंचमंजिला किला है। और फिर इसी तरह से भी हम आगे दिखाएंगे आपको कि ये अपनी राजधानी दोईसा में बनाते हैं। ठीक है, और देखिए, दुर्जन शाह जहांगीर के समकालीन है और इन्हें हीरो का पारखी बोला जाता है। अब जब बात हीरो की आ गई है ना, तो मैं बताऊंगा आपको झारखंड में एक ऐसी नदी है जो हीरो के लिए खास प्रसिद्ध रहती है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ जो 12 वर्ष के लिए इन्हें कैद कर दिया जाता है, जब ये देखिए होता क्या है ना कि दुर्जन शाह जो रहते हैं ये जहांगीर को कर देने से मना कर देते हैं कि मैं आपको टैक्स नहीं दूंगा। तो ये क्या करते हैं, इनके पास आक्रमण करवा के इन्हें कैद करवा लेते हैं। और ग्वालियर का जो किला आप देख रहे हैं, ग्वालियर का जो किला है उसमें इन्हें 12 साल कैद कर दिया जाता है। 12 सालों तक इन्हें कैद में रखा जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है ना कि इन्हें एक बार हीरा परखने के लिए बुलाया जाता है, तो ये देखते हैं, इनका स्वभाव भी अच्छा रहता है, तो फिर इन्हें छोड़ दिया जाता है। ये जहांगीर के द्वारा इन्हें छोड़ दिया जाता है कि आप ठीक है, आप जाइए, और इन्हें शाह की उपाधि दी जाती है। फिर यहीं से सभी जितने राजा रहते हैं, नागवंशी के राजा, वो सब फिर शाह की उपाधि धारण करते हैं। तो ये शाह की भी उपाधि जो है जहांगीर के द्वारा ही दुर्जन शाह को दिया जाता है। दुर्जन शाह को शाह की उपाधि भी देते हैं, और इन्हें हीरो का पारखी कहा जाता है। ये हीरो की परख इन्हें बहुत अच्छी रहती है इनके पास। ठीक है, आपको दुर्जन शाह से 2-3 पॉइंट ही याद रखना है। उसी तरह से ठीक है, एक मेदिनी राय आएगा, चेरो राजवंश के मेदिनी राय, उनके बारे में थोड़ा सा आपको ज्यादा जानकारी याद रखना है। तो आपको दुर्जन शाह के बारे में क्या 2 पॉइंट याद रखना है। पहला, हीरो का पारखी नहीं कहा जाता था, और 12 वर्ष तक ग्वालियर में कैद रहते हैं, और ये किनके समकालीन है, जहांगीर के समकालीन है। बस इनके बारे में इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, हमने यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे 10 बार भी याद रखिए तो भी कम है। ठीक है, ये नागवंशियों के नाम है, और वहां पे उनकी राजधानी है। जैसे ये लोग राजधानी भी परिवर्तन करते थे। राजधानी परिवर्तन करने का मेन मतलब क्या होता है कि सिक्योरिटी पर्पस, कहाँ पर हमला नहीं हो सकता है, यही सब सोचकर वहां पे राजधानी को बदला जाता है कहीं भी। देखिएगा आप इतिहास को जब आपको बताएंगे तो किस तरह से दिल्ली सल्तनत में भी शासकों के द्वारा राजधानी हमेशा परिवर्तित की जाती थी, और हर राजाओं के द्वारा राजधानी परिवर्तन का मुख्य कारण होता है प्रशासनिक दृष्टिकोण, सुरक्षा का दृष्टिकोण, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट दृष्टिकोण होते हैं। अब देखिए, फनी मुकुट राय के बारे में हमने बताया, नागवंशी शासक की स्थापना इन्हीं के द्वारा की जाती है, और ये अपनी राजधानी कहाँ बनाते हैं, सुतियांबे में, जो कि रांची के पास है। ठीक है, फिर प्रताप राय जो है ये चुटिया बनाते हैं। चुटिया आपको भी पता होगा कि रांची में एक स्थान है चुटिया को बनाते हैं। चुटिया जो रांची में है, इन्हीं को ये अपना राजधानी बनाते हैं प्रताप राय के द्वारा। भीमकर्ण के द्वारा खुखरा, देखिए झारखंड का जो रांची क्षेत्र है ना, रांची में आप एक जगह का नाम पढ़ देंगे, कोकर चौक। तो कोकर जो चौक है ना, उसी का नाम, पहला नाम कोकरा था, और वो कहीं ना कहीं खुखरा से ही बना है। ठीक है, तो ये सारा जो क्षेत्र है ना पर रांची के ही आसपास में है। और ये देखिए, खुखरा जो खुखरा है, ये भीमकर्ण के द्वारा खुखरा में राजधानी बनाई जाती है। चुटिया को हटा के वो खुखरा को बनाते हैं। और उसके बाद इन्हीं शाह के द्वारा सतरंजी को राजधानी बनाया जाता है। सतरंजी को इन्हीं शाह के द्वारा सतरंजी, और हमने बताया कि इन्हीं शाह के द्वारा ही जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया गया है। फिर उसी तरह से दुर्जन शाह जो है, दुर्जन शाह कहाँ के हैं, तो दोईसा के हैं। दोईसा में इन्होंने अपनी राजधानी बनाया।
दुर्जन शाह दोईसा, और फिर इसी तरह से यदुनाथ शाह पालकोट में बनाते हैं। हमने पालकोट के बारे में आप लोगों को बताया था, ये गुमला में है, और गुमला से संबंधित हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताया था। रामगढ़, यहाँ से आपको ये भी हमने रिलेट किया था क्या, कि जो अंगद और सुग्रीव थे, इनके किला और राजधानी भी यहाँ यहीं पालकोट में ही माने जाते हैं। कहानियों के अनुसार यहाँ पे भी थे उनकी राजधानियाँ, इनके किले भी यहाँ पे पाए गए हैं। तो ऐसी कुछ कहावतें हैं। यदुनाथ शाह कहाँ से संबंधित, तो पालकोट से। आप सीधा पॉइंट को याद रखिए, है ना। अब देखिए यहाँ तक की जो बातें हैं, इतने सारे जो हमने पढ़ाया है, यहाँ से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, और वो आपको कहीं ना कहीं इसी बोर्ड से देखने को मिलेगा। मैं ये बात दावे के साथ कहता हूँ कि शायद आपसे पूछा जाना चाहिए। अगर जेएसएससी में तो खास करके यहाँ से पूछा ही जाएगा, और जेपीएससी में भी एक प्रश्न हो सकता है कि राजधानी से रिलेटेड जरूर आए। जेएसएससी में अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो मुंडा राजवंश या तो मुंडा स्थापना से लेकर पूछा जाएगा, या तो नागवंशी की स्थापना किसके द्वारा, फनिंगकुट राय के द्वारा। इसी तरह के कुछ इजी क्वेश्चन बनते हैं जेएसएससी में। पुलिस में इसी से सीधा शॉर्टकट क्वेश्चन बनते हैं, जो कि एक आध क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें राज्य निर्माण की प्रक्रिया किसके द्वारा की गई, ऐसा ही शॉर्टकट और इजी प्रश्न आते हैं, जो कि सबसे बेसिक का पहला स्थान होता है वो। और देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं पलामू राजवंशों के बारे में। तो पलामू में दो राजवंश थे, पहले रक्सौल रहते थे, उसके बाद चेरो। तो देखिए हमने रक्सौलों के बारे में यहाँ पे लिखा है, रक्सौलों के बारे में कुछ खास आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है, इसीलिए उसके बारे में दो लाइनों में ही समाप्त कर दिया गया है। तो पहले रक्सेल रहते हैं पलामू में, फिर उसके बाद चेरो आते हैं। देखिए रक्सेल जो है अपने आप को राजपूत कहते हैं, रक्सेल वंश अपने आप को राजपूत कहते हैं। और ये देखिए यहाँ पे ना बहुत सारी जनजातियां रहती है, गोंड, खरवार, इन तरह की सब बहुत सारी जनजातियां रहती है। इसी में एक जनजाति है खरवार। खरवार राजा किनका जिक्र आता है, प्रताप धवल का जिक्र आता है। ये समय ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। खरवार राजा तो प्रताप धवल, इसके बारे में आप सीधा एक ही पॉइंट याद रखिएगा, रट लीजिएगा कि इनका संबंध कहाँ से है। पलामू के क्षेत्र में है, खरवार राजा प्रताप धवल का, ये पूछा गया प्रश्न, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। फिर देखिए रक्सेलों को पराजित कर दिया जाता है और चेरो वंश की स्थापना की जाती है। तो चेरो वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो भागवत राय के द्वारा। ये जो भागवत राय है इनके द्वारा चेरो वंश की स्थापना की जाती है। और अब देखिए इनसे थोड़ा सा रिलेटेड कुछ बातें आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहला, चेरो राजवंश कहाँ पे था। देखिए अभी जो हाल फिलहाल में जो जेएसएससी के एग्जाम हुए थे उसमें पूछा गया था चेरो राजवंश का संबंध कहाँ से, तो उसमें ऑप्शन में पलामू भी था। तो आपके लिए सीधा पलामू याद रखिए, रक्सेल के लिए कहाँ है, पलामू। इसी तरह हम आगे चल के आपको और भी नागवंश के बारे में बताएंगे, पंचेत राजवंश, इन सबों के बारे में बताएंगे, और आपको उनका क्षेत्र भी बताते चलेंगे। इससे क्या होगा कि आप अपने चीज़ों को एग्जाम में देखते ही प्रश्न को आप लगाइएगा। तो सोचिए आप जेएसएससी में सीरियल का जो प्रश्न हुआ था उसमें सीधा पूछा गया था कि चेरो वंश का संबंध किस क्षेत्र से है, तो पलामू ऑप्शन में था, पलामू ही होगा। अब देखिए चेरो वंश की स्थापना भागवत राय के द्वारा किया गया था, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, औरंगजेब के समकालीन कौन थे, मेदिनी राय। ये जो मेदिनी राय है ना, ये औरंगजेब के समकालीन रहते हैं। और देखिए मेदिनी राय यहाँ के सबसे प्रतापी राजा हैं। किसके, चेरो वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन है, मेदिनी राय हैं। और इन्हें न्यासी राजा बोला जाता है। न्यासी राजा किन्हें बोला जाता है, ये न्याय में विश्वास रखते हैं और अपनी जनता को हमेशा न्याय दिलाने की बात करते हैं। और इन्हीं के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। पलामू का क्षेत्र में अगर स्वर्णिम युग किसके समय का कहा जाता है, तो ये मेदिनी राय के समय को स्वर्णिम युग कहा जाता है। इतिहास में चलेंगे तो हम आपको और बताएंगे। इतिहास में इसी तरह अशोक के काल को ही बोला जाता है स्वर्णिम युग, इसी तरह गुप्त वंश को ही बोला जाता है स्वर्णिम काल, ठीक है। और फिर इसी तरह से देखिए यहाँ पे जो स्वर्णिम युग किसके समय को बोला जाता है, मेदिनी राय के समय को बोला जाता है। इनके साथ की बातों को हम आपको बता देते हैं। होता क्या है कि इन्हें हरा दिया जाता है युद्ध में मुगलों के द्वारा। फिर इन्हें 12 साल के लिए ये बाहर हो जाते हैं। बहुत समय तक ये अपने राज्य से बाहर भागे हुए रहते हैं। फिर ये वापस आते हैं और राज्य में दोबारा ये स्थापित करते हैं राज्य को। और इन पर बहुत सारी कहावतें भी बनी हुई है। और ये देखिए, और इसके द्वारा जो पलामू में एक किला बनाया था, पलामू में इससे पहले भी एक किला रहता है जिसका निर्माण प्रताप राय के द्वारा किया जाता है। प्रताप राय के द्वारा पलामू का पुराना पलामू का किला, ठीक है, पलामू का किला, पुराना पलामू का किला किसके द्वारा बनाया गया था, पुराना वाला प्रताप राय के द्वारा। आपको बताएंगे कि जब मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाएंगे तो मध्यकालीन का इतिहास बताएंगे तो आपको बताएंगे कि यहाँ पे दाऊद खां के द्वारा हमला किया जाता है 1665 ईस्वी के आसपास शायद। और उसके बाद क्या होता है ना, पलामू का जो पुराना किला है यहाँ पे इसी किला के अंदर एक मस्जिद का निर्माण किया जाता है। हम बताएंगे आपको दाऊद खां के द्वारा, वो बिहार के दरअसल वो गवर्नर रहते हैं और उन्हीं के द्वारा यहाँ पे हमला किया जाता है। वो बताएंगे आगे चल के, मध्यकालीन इतिहास को पढ़ाएंगे आपको तब बताएंगे, ठीक है।
पुराना किला किसके द्वारा? प्रताप राय के द्वारा। और नए किले का निर्माण मेदिनी राय के द्वारा किया था। और यहाँ पे एक नागपुरी फाटक लगाया था, मतलब जो दरवाजा रहता है ना उसका नाम नागपुरी फाटक रखते हैं ये, और वो दरवाजा बहुत प्रसिद्ध रहता है। ठीक है, बस आप लोगों के लिए इतिहास में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मैं सीधा साफ तौर पे देखिए ऐसा कोई कहता नहीं, लेकिन मैं ऐसा खुलकर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपको कम मेहनत और ज़्यादा सिलेक्शन पाना है तो शॉर्टकट में चीज़ों को पढ़िए। जो जो मैं आप लोगों को बताता हूँ इतना ही चीज़ों को आप लोग याद रखें कि ये तो यही सब बहुत है आपके लिए, और इससे ज़्यादा प्रश्न मैं नहीं मानता हूँ कि कुछ और आने वाले हैं। जैसे कि हमने अभी आपको बता दिया था क्या, यहाँ पे 7 गढ़ों के बारे में बोल दिया कि 7 गढ़ों के नाम आपको याद रखना, रखिए नहीं याद रखना मत रखिए, लेकिन ये 7 गढ़ थे, सिर्फ आपको इतना याद रखना है। और 21 परगना, इसी तरह से हमने आगे बताया क्या, यहाँ के बारे में बताया 66 परगना और राजधानी सुतियांबे। यही सब चीज़ों को आपको बेसिकली याद रखना है। आपको देखिए इस बोर्ड में अगर कोई हमसे पूछे कि क्या क्या याद रखना है हमेशा के लिए, तो एक आपको राजधानी के बारे में पूछा गया था। जेएसएससी सीजीएल में भी प्रश्न आया था, यहाँ से एक प्रश्न आया था और वो प्रश्न ये वाला था। ठीक है, ये वाला प्रश्न पूछा गया था, अभी रिसेंट ही पूछा गया था, 1 महीना पहले की घटना है, जनवरी 28 की, 28 जनवरी 2024 की ये घटना थी। यहाँ पे पूछा गया था प्रताप राय की राजधानी कहाँ थी, तो ये चुटिया थी। ये सब प्रश्न डायरेक्ट उठ के आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ रही है। मैं एक बार आपको शॉर्ट रिवीजन करवा देता हूँ बिना टॉपिक से भटके हुए, क्योंकि हमें भी पता है कि हम थोड़ा सा पढ़ाते समय थोड़ा सा भटकाव हो जाता है बताते, क्योंकि इतिहास ऐसा सब्जेक्ट है जब तक आप रिलेट नहीं कीजिएगा चीज़ों को समझ पाना मुश्किल है। तो आइए हम लोग एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए झारखंड में मुंडाओं के द्वारा ही यहाँ पर राज्य निर्माण की प्रक्रिया की जाती है, जिनका नाम ऋषा मुंडा है। देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ऋषा मुंडा, और ये अपनी राज्य का नाम सुतिया नागखंड रखते हैं। ठीक है, और इनके द्वारा सुतिया पहाड़, राजा का नाम क्या रहता है? सुतिया पहाड़। ठीक है, राजा का नाम सुतिया पहाड़। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ये अपने राज्य को प्रशासनिक दृष्टिकोण से 7 गढ़ और 21 परगनों में विभाजित करते हैं। देखिए मैं जो लैंग्वेज कहता हूँ ना, प्रशासनिक दृष्टिकोण से इतने इतने भागों में बांटते, कहीं ना कहीं ये सब आपको मेंस में लिखने में फायदा करेगा, क्योंकि आपके सामने देखिए ज्ञान होना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और उससे भी बड़ी बात क्या है कि आपके पास उचित शब्दों का होना, जिसको आप लिखिएगा एग्जाम में, उचित शब्दों को लिखना भी है। देखिए उसके बाद क्या होता है, नागवंशी के बारे में हमने बताया, मदरा मुंडा के द्वारा फनी मुकुट राय को गोद लिया जाता है, और फिर इनके द्वारा ही नागवंशियों की स्थापना की जाती है, नागवंश की, और इन्हें आदि पुरुष कहा जाता है। नागवंशियों में टोटल अंतिम राजा कौन है? चिंतामणि सहदेव है, ये 62वें नंबर के हैं। ठीक है, और आपको हमने बताया था कि 64 ईस्वी का जो डेट है वो पूछा नहीं जाएगा, आपको याद भी नहीं रखना है, आपको सीधा याद रखना कौन सा अंतिम राजा थे। अंतिम पहला राजा कौन है? ये फनी मुकुट राय, और लास्ट में कौन है? चिंतामणि सहदेव। बेचारा चिंतित थे इसीलिए वो अंतिम थे। ठीक है, अब इनके द्वारा किए गए कार्य हमने बताया, भीमकर्ण के द्वारा भीम सागर का निर्माण किया गया, इन्हीं सागर के द्वारा रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर। और फिर कौन सा? नवरत्नगढ़ का किला का निर्माण दुर्जन शाह के द्वारा किया गया, ये कहाँ पे है? दोईसा में है। ठीक है, अब देखिए औरंगजेब के समकालीन कौन थे? रघुनाथ सहदेव थे। ये आपको याद नहीं रखना है, ज़्यादा डिफिकल्ट जो चीज़ें लगती है आप मत याद रखिए, सीधा मैं कहता हूँ। जो चीज़ें आपको पहले देखिए, आप 5-6 बार पढ़िए चीज़ों को, आपको अपने आप याद होगा। नहीं याद हो रहा उसके बाद आप जो ईजी है उसको फिर याद कीजिए, फिर थोड़ा सा टफ में पढ़िए। उसी तरह से मैं कह देता हूँ, अगर आपको जहाँ औरंगजेब के समकालीन जो थे उसे याद रखना है, चाहे रखना हो रखिए, नहीं रखना है तो मत रखिए, लेकिन दुर्जन शाह को आपको याद रखना ही रखना है, उसे आपको नहीं भूलना है। और फिर क्या है, इन्हें हीरो का पार्क है और 12 वर्ष तक ग्वालियर में कैद रखा जाता है। और रांची, और हमने हाँ आपको बताया था नदी के बारे में, जो शंख नदी है ना, जो आपको हमने बताया था शंख नदी, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, आप लोग उत्तर दीजिए कि उसका उद्भव कहाँ से होता है। शंख नदी में दरअसल देखिए, जो हम आपको बताते चलते हैं, शंख नदी का जो इतिहास है ना वो बहुत प्राचीन इतिहास है, उसका भी अपना इतिहास है। जब मुंडा कह रहे हैं, जब मौर्य वंश की स्थापना होती है तो जिनके चाणक्य गुरु जो चाणक्य रहते हैं, चाणक्य जो अपनी पुस्तक लिखे हैं, मतलब चाणक्य ने जो अपनी पुस्तक लिखा है, चाणक्य तो पुस्तक का ही दरअसल नाम है, मैं भी गड़बड़ हो जा रहा हूँ, अर्थशास्त्र। हाँ, चाणक्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई है, जो अर्थशास्त्र है ना, इसमें बताया गया है कि ये जो शंख नदी है ये हीरो के लिए बहुत प्रसिद्ध है, डायमंड के लिए शंख नदी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहती है। और इसी में कहीं ना कहीं जो ये मुगल वंश भी रहते हैं, इनको प्रभावित करता है कौन सा? ये शंख नदी ही प्रभावित करता है। शंख नदी का महत्व तो हीरा के लिए बहुत ज़्यादा, इसका जिक्र अर्थशास्त्र में भी किया गया है, जो कि चाणक्य के द्वारा लिखित है, और भी इतिहास की बहुत सारी पुस्तकों में भी लिखा गया है
कि शंख नदी जो झारखंड में है वो हीरो के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्ण रेखा के बारे में मैंने बताया, वो सोने के लिए प्रसिद्ध है। उसी तरह शंख नदी किसके लिए? हीरो के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे हीरा के जो कैरेट्स होते हैं ना, ये महत्वपूर्ण बड़े कैरेट्स यहीं पे पाए जाते थे। और इसके बारे में आपको एग्जैक्ट डाटा भी याद नहीं रखना, कितने कैरेट के पाए गए नहीं पाए गए, बस ये सिर्फ यही याद रखना कि शंख नदी हीरो के लिए अधिक प्रसिद्ध था। और ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा, क्योंकि ये पॉइंट मेरे नज़र से आने वाले परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। जिस तरह से पूछा जाता है कि स्वर्ण रेखा क्यों फेमस है, तो सोने, तो यहाँ पे सोने पाए जाते हैं, उसी प्रकार से शंख नदी भी आने वाले समय में जरूर पूछा जाएगा। देखिए, हनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी कहाँ पे की है? सुतियांबे में। प्रताप राय ने चोटिया में, इसी तरह भीमकर ने खोखरा में, और फिर उसके बाद एनी शाह के द्वारा सतरंजी में, और दुर्जन शाह के द्वारा दोरसा में, यदुनाथ शाह के द्वारा पालकोट में। हमने आपको पालकोट के बारे में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी बताया, साहित्यिक दृष्टिकोण से बताया, धार्मिक दृष्टिकोण से भी बताया। ठीक है, अब देखिए, हमने पलामू के राजवंशों के बारे में आपको सिर्फ 2 लाइन जरूर याद रखना है। क्या? रक्सैल और चेरो राजवंश का संबंध कहाँ से है? तो पलामू से है। अब पहले रक्सेल शासन करते हैं और रक्सेलों को पलामू के द्वारा हटाया जाता है। रक्सेल जो थे, रक्सेलों को चेरो राजा के द्वारा हटाया जाता है। और चेरो राजा कौन रहते हैं? भागवत राय के द्वारा उन्हें हटा दिया जाता है, और भागवत राय के द्वारा चेरो वंश की स्थापना की जाती है। और चेरो वंश की जब स्थापना की जाती है तो ये किसके समकालीन रहते? देखिए, चेरो वंश की स्थापना की जाती है और मेदिनी राय औरंगजेब के समकालीन रहते हैं। ये इसलिए हमने लिख दिया है क्योंकि इनके द्वारा युद्ध भी लड़ा गया है, जिसमें मेदिनी राय की हार भी होती है। ठीक है, और देखिए, अब जो न्यासी राजा है, मेदिनी राय को न्यासी राजा बोला जाता है। न्यासी राजा न्याय देने वाला राजा, इनके समय को स्वर्णिम युग बोला जाता है। सबसे सुरक्षित काल माना जाता है इनके समय को। और नया किला का निर्माण, पलामू का नया किला का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? नया किला में पलामू में डॉट दे के लिखा है, तो ये इनके द्वारा, मेदिनी राय के द्वारा। पुराना किला की अगर बात करते हैं तो प्रताप राय के द्वारा। बस आपको चीजें में इतनी चीजें याद रखनी है। और इसमें से भी हमने आपको बताया कि आप पहले देखिए, आप जब बेसिक को अगर पहली बार पढ़ रहे हैं ना चीजों को, 1 बार 2 बार 3 बार 5, मेरे नजर में आपको कम से कम 5 बार एक दिन ब्रेक ले लेके पढ़ना चाहिए। ठीक है, जब 5-6 बार आप पढ़ लीजिए तो उसके बाद वहां से प्रश्न जब आएंगे तो आप ऑप्शन को देख के जरूर एलिमिनेट कर लीजिएगा। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप एक बार स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, उसके बाद ही आप क्लास बंद रखिएगा।